नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आज के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। आज के प्रश्नों पर चर्चा करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि हमारे द्वारा एक फ्री वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है और इस वर्कशॉप का टॉपिक होगा यूपीएससी सीएससी 2025 के लिए पाठ्यक्रम को समझना। यानी कि इस वर्कशॉप में हम चर्चा करेंगे कि आखिर जो सिविल सेवा परीक्षा है उसके पाठ्यक्रम क्या हैं और अगर आपको उसमें कोई दिक्कत है तो उसका भी जवाब आपको इस पूरे के पूरे वर्कशॉप में मिल जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि ये वर्कशॉप 17 मार्च को सुबह 11 बजे से बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप पर लाइव प्रसारित किया जाएगा। यानी कि जिसके पास भी ये ऐप नहीं है उनको ये ऐप डाउनलोड करना होगा, बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप, और डाउनलोड करके आपको इस वर्कशॉप में भाग लेने के लिए खुद को रजिस्टर करना होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया गया है। आप उसका उपयोग करके खुद को इस वर्कशॉप को ज्वाइन करने के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, इलेक्ट्रिक वाहनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम पहले कथन को देखें तो क्या है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के स्वामित्व की कुल लागत उसके जीवन काल में पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन वाहनों की तुलना में अधिक हो सकती है। देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये कथन गलत है। आपको ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रिक वाहन है उसकी अगर हम पूरे जीवन काल में उनकी जो लागत कंपेयर करते हैं पारंपरिक जो कंबशन इंजन वाले वाहन है उससे, तो उसकी लागत कम ही रहती है। तो ये कहना कि अधिक हो सकती है, ये यहाँ पर आपको गलत है। इसको आपको ध्यान में रखना है। दूसरा कथन क्या है कि भारत सरकार की फेम इंडिया योजना का उद्देश्य ईवी की खरीद पर अग्रिम प्रोत्साहन प्रदान करके इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देना है। बिल्कुल सही बात है। आपने फेम इंडिया योजना जो है उसके बारे में सुना होगा, जिस पर सरकार क्या कर रही है, जो अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं तो आपको उसके द्वारा सब्सिडी दिया जाता है। तो ये इसलिए किया जाता है ताकि आप इलेक्ट्रिक वाहनों को क्या करें, ज्यादा से ज्यादा खरीदें। तो यहाँ पर ये जो कथन है दूसरा कथन सही है। अच्छा, पूछा क्या जा रहा था, कौन सा कथन गलत है। दूसरा कथन सही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एलिमिनेट हो गया, बी भी एलिमिनेट हो गया और डी भी एलिमिनेट हो गया। तो आंसर तो हमें पता चल गया है कि ऑप्शन नंबर सी है, लेकिन तीसरे कथन को भी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। क्या है, अधिकांश इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग की जाने वाली लिथियम आयन बैटरियां पूरी तरीके से बायोडिग्रेडेबल हैं और अब उनके जीवन चक्र के बाद कोई पर्यावरणीय खतरा पैदा नहीं होता। बिल्कुल गलत बात है। ये जो लिथियम आयन बैटरियां हैं वो जो हैं पर्यावरण के लिए जरूर नुकसानदायक हैं। तो यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा कि तीसरा कथन ऐसे भी गलत है। यानी कि आंसर क्या आया, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी। आप एलिमिनेट करके भी इसको ला सकते थे। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज पीआईबी में आया है, आज के पेपरों में भी आया है कि भारत सरकार ने भारत को ई वाहनों के विनिर्माण गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए ई वाहन नीति को स्वीकृति दी है। और यहाँ पर आप देखोगे कि जो टैक्स वगैरह है आयातित इलेक्ट्रिक वाहनों पर, उस पर जो है टैक्स को कम करने की बात कही गई है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ये न्यूज हमने आज के द हिंदू समाचार पत्र में भी कवर किया है, जरूर जाकर के वहां पर आप इसको देख लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, रोगाणुरोधी प्रतिरोध के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहां पर आपको 2 कथन दिए गए हैं। पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। देख लेते हैं पहले कथन को। पहला कथन क्या है, AMR यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं रोगाणुरोधी प्रतिरोध, सेवा क्षेत्र, पशु स्वास्थ्य और कृषि में एक समस्या है। बिल्कुल सही बात है। जब हम बात करते हैं रोगाणुरोधी प्रतिरोध की, तो ये क्या होता है, जैसे कोई भी जो सूक्ष्म जीव है, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, प्रोटोजोआ है, उससे आपको संक्रमण होता है, इन्फेक्शन होता है। और उसके उपचार के लिए जो आप दवाइयाँ लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल दवाइयाँ, जो कि एंटीबायोटिक्स हो सकती हैं, एंटी फंगल हो सकती हैं, एंटी वायरल हो सकती हैं। जब आप इन दवाइयों को लेते हैं ठीक होने के लिए, मान लीजिए आपका शरीर अगर इन दवाइयों के विरुद्ध
प्रतिरोध विकसित कर ले रहा है, मतलब कि आप ये दवाइयां खा रहे हैं लेकिन उसका कि असर जो है आपके शरीर पर नहीं हो रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि आपका शरीर में क्या जनरेट हो चुका है, रोगाणुरोधी प्रतिरोध जनरेट हो चुका है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो रोगाणुरोधी प्रतिरोध है वो जो है सेवा क्षेत्र के लिए, पशु स्वास्थ्य के लिए भी और कृषि में भी एक समस्या बनकर के उभरा है। यानी कि कृषि में जो कीड़े लग जाते हैं उसके लिए भी जो आप दवाइयों का छिड़काव करते हैं, रोगाणुरोधी वहां पर भी जनरेट हो सकता है। तो यहाँ पर जो पहला कथन है वो क्या है, बिल्कुल सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन क्या है, कुछ उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों में AMR देखा गया है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज हैं क्या। तो ये ऐसी डिजीज हैं जो वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ इनसे होता है, जैसे रेबीज है जो वायरस से होता है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, आप देखोगे कि यहाँ पर चगास डिजीज है। तो यह बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे दिए गए हैं जो कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज के एग्जाम्पल हैं। और आप देखोगे कि इन डिजीज में भी रोगाणुरोधी प्रतिरोध का के बारे में चर्चा हो रही है। मतलब कि अगर आप रेबीज या फिर डेंगू या चिकनगुनिया के शिकार हैं और उसके लिए ठीक होने के लिए जो आप दवाइयां लेते हैं वो भी आपके शरीर पर ज्यादा जो है असर नहीं कर रहा होता है, ऐसा देखने को मिला है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है, मैंने आपको यहाँ पर जो इन्फोग्राफिक्स दिया है उसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे कि आखिर ये नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज होते क्या हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो भी सही है, क्योंकि जो उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग हैं वहां पर भी अब AMR जनरेट होता हुआ दिख रहा है। यानी कि दोनों कथन सही हैं, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों कथन क्या है, सही है। तो इससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज PIB में आया है, इसको भी आप लोग जरूर एक नजर देखेंगे। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बायोएथेनॉल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहां पर आपको 3 कथन दिया गया है, पूछा जा रहा है ऊपर दिए कथनों में से कितने कथन सही हैं। तो देखा जाए तो पहला कथन क्या है कि बायोएथेनॉल का उत्पादन मूंगफली, सूरजमुखी तेल और कसावा जैसी कृषि फीड स्टॉक से किया जा सकता है। देखिए जो बायोएथेनॉल है उसका उत्पादन कैसे होता है, गन्ने से होता है हमारे देश में, चावल से होता है, क्षतिग्रस्त जो अनाज होते हैं मक्का, ज्वार, बाजरा, इनसे जो है जो इथेनॉल है, बायोइथेनॉल है, उसका हम लोग क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। तो यहाँ पर ये कहना कि सूरजमुखी का तेल या फिर कसावा या फिर मूंगफली से, तो ये कथन आपका देखोगे कि यहाँ पर गलत है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन क्या है, बायोएथेनॉल का उत्पादन कार्बन तटस्थ माना जाता है। देखिए क्या कहा जा रहा है, बायोएथेनॉल का उत्पादन करने में आप देखोगे कि जरूर वहां पर प्रदूषण फैलता है, जो भी जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसका उत्सर्जन होता है। तो ये कहना कि बायोएथेनॉल का उत्पादन क्या है, प्रोडक्शन जो है वो क्या है, कार्बन तटस्थ है, ये सही नहीं है। तो यहां पर आपको देखोगे कि ये कथन भी गलत है। दूसरा कथन क्या है, E100 ईंधन 100% इथेनॉल और बिना पेट्रोल वाला बायोएथेनॉल ईंधन है, ये कथन यहां पर क्या है, सही है। तो एक कथन यहां पर सही हो रहा है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, केवल एक कथन यहां पर क्या है, सही है। आप देखोगे इससे जुड़ा हुआ जो न्यूज है वो काफी हद तक इसको क्लियर भी करता है इस क्वेश्चन को। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप एस पुरी ने इथेनॉल 100 ईंधन जारी किया और यहाँ पर जो है इथेनॉल 100 को लेकर के भी चर्चा की गई है। तो यहाँ पर इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं ये दे दी गई है, PIB का न्यूज है, इसको आप लोग जरूर जाकर के वहां से क्या करेंगे, पढ़ेंगे और PPT भी डाउनलोड करेंगे, तो वहां पर भी आपको ये न्यूज के बारे में डिटेल जानकारी मिल जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, भोपाल के निकट वायु मंडलीय अनुसंधान परीक्षण स्थल ART के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिया गया है, पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। देख लेते हैं। ART का लक्ष्य भारत में वर्षा की भविष्यवाणी की सटीकता को बढ़ाना है। तो अगर हम बात करें इससे जुड़ा जो न्यूज आया है, वाई हैज इंडिया डेवलप्ड एन एटमॉस्फेरिक टेस्ट बेड नियर भोपाल। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है इसका जो मेन एम है वो क्या है कि जो ग्राउंड ऑब्जर्वेशन होता है, लाइक टेम्परेचर, विंड स्पीड या फिर जो वर्षा है उसको लेकर के उसको क्या करना है, डेवलप, सटीकता से उसको क्या करना है, बताना है। तो यहां पर आप देखोगे कि वर्षा की भविष्यवाणी सटीकता को बढ़ाना है, तो ये कथन यहां पर क्या है, बिल्कुल सही है।
तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि ये कथन जो है सही है। दूसरा कथन क्या है, यह भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान है ना IITM पुणे द्वारा वित्त पोषित एक परियोजना है ना, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान। तो यहां पर आप देखोगे कि अगर हम बात करते हैं इस फैसिलिटी की, तो क्या कहा गया है कि ART हैज बीन डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा इसको बनाया गया है ₹125 करोड़ में। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी जो है वो क्या होगी, इज इन चार्ज ऑफ द ऑपरेशन, वो क्या करेगा, इसको ऑपरेट करेगा। कथन में क्या कहा गया है कि यह भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे द्वारा वित्त पोषित एक परियोजना है। तो ये वित्त पोषित नहीं है इसके द्वारा, बल्कि ये क्या करेगा, इसको ऑपरेशन, मतलब कि उसकी जो भी ऑपरेशन है वो इसके अंडर में होगा। लेकिन इसको बनाया किसने है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने। तो यहां पर ये कथन जो है क्या हो जा रहा है आपका गलत। दूसरा कथन क्या है, ART के लिए सिलखेड़ा का चयन उसके स्थान पर आधारित था जो प्रमुख वर्षा वाहन प्रणालियों के पथ के साथ संरेखित है। तो ये बिल्कुल सही है, जो सिलखेड़ा का चयन किया गया है वो इसलिए किया गया है ताकि वहां से जो है जो वर्षा वाहन प्रणालियां है, जैसे विंड है, टेम्परेचर है, उसको सही तरीके से क्या किया जाए, नाप जोख उसकी की जा सके। तो यहां पर दो कथन सही आ रहे हैं, तीसरा कथन सही है, पहला कथन सही है, दूसरा कथन यहां पर गलत है। इसीलिए आपका देखोगे कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या निकल के आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। यहां पर दो कथन सही है। तो इस न्यूज को आप लोग जरूर पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है ये। आइए आगे बढ़ते हैं और एक प्रीवियस से क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यह प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्ष यानों को काम में लगाएगा जो एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेंगे, जिसमें प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है और यानों के बीच लेजर चमक रही होगी। कथित प्रयोग किसे संदर्भित करता है। यहां पर आप देखोगे कि यहां पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका क्या है, सही उत्तर है। तो आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। जहां पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं माइक्रोनेशिया को लेकर के। तो माइक्रोनेशिया क्या है, देखिए माइक्रोनेशिया का अर्थ होता है छोटा द्वीप, और ये जो है पश्चिमी प्रशांत महासागर में बड़े क्षेत्र में फैले सैकड़ों द्वीपों से मिलकर के बना हुआ एक देश है। तो आप देख सकते हो ये फिगर को, तो ये है माइक्रोनेशिया। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि आखिर ये माइक्रोनेशिया क्या है। तो यहां पर जो मैंने आपको कहा कि माइक्रोनेशिया क्या अर्थ क्या होता है, छोटे छोटे द्वीपों से बना हुआ। तो यहां पर आप देखोगे कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में कुछ जो द्वीप, सैकड़ों द्वीप जो फैले हुए हैं, उन्हीं को मिलाकर के क्या बना, माइक्रोनेशिया। तो कौन कौन से द्वीप हैं याद रखिएगा, जैसे यहां पर जो संघीय राज्य माइक्रोनेशिया है, गुआम है, किरिबाती है, मार्शल द्वीप है, नाउरू है, और ये सभी आप यहां पर आपको दिख जाएंगे इस पूरे के पूरे फिगर में। तो इस थोड़ा सा मैप को आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो माइक्रोनेशियन संस्कृति है वो अपने आप में विविध है, अलग है, उनकी भाषाएं अलग हैं, परंपराएं अलग हैं। इनका जो इतिहास है वो मछली पकड़ने का, नौका वाहन का इनका इतिहास रहा है। लेकिन अगर देखा जाए मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये थे आज का DQ। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये डेली क्विज अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करेंगे। जो मैंने पहले सूचना दी है उसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो मिलते हैं अगले सत्र में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।